हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो मॉक 3 था उसका डिटेल एनालिसिस एंड मैथ्स के 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। मॉक बिल्कुल आपका एग्जाम जैसा है, जैसा आपका एग्जाम रियल में आएगा लगभग उसी लेवल का मॉक है। ठीक है ना, डिफिकल्ट ना इजी। और आप इस तरह के मॉक्स अगर अटेम्प्ट एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करके जाएंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में कुछ भी नई चीज आपको महसूस नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ये लाइव मॉक 3 था, टोटल 3 मॉक लाइव प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था, वो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज है हमारी, उसके अंदर टोटल 10 मॉक्स हैं, तो वो 59 रुपीज में अवेलेबल है। आप चाहें तो आरबी की वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप। ठीक है। बाकी ये मॉक लगभग 3500 एस्पिरेंट्स ने दिया था। ज्यादातर लोगों का स्कोर जो आ रहा था वो 81 टू 85 की रेंज में आ रहा था। ठीक है। और अगर हम एवरेज निकालें तो ये इट विल बी अराउंड 79। मीडियन स्कोर 82 हो जाएगा। टॉप 15 का 100 प्लस स्कोर जा रहा है। सभी लोगों का आप स्कोर यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कितने मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने हैं। जैसे अगर 90 प्लस की बात करूं तो 600 से ज्यादा लोग हैं इस मॉक में जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। ओवरऑल यहाँ पे आप सबका चेक कर सकते हैं। परसेंटाइल में अगर आपको मैक्स चेक करना है तो परसेंटाइल में मार्क्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा इस पर्टिकुलर मॉक के लिए, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसके अंदर जो सेफ स्कोर हो सकता है, यूआर का 93, ओबीसी का 89, ईडब्ल्यूएस 88, कुछ लगभग इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। ठीक है, एक आईडी के लिए। बाकी जोन टू जोन डिफर करेगा और +-5 तो होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेवल, कौन सा जोन है। ठीक है, बस ये रफ आईडी के लिए रहता है क्योंकि इतने सारे जोन से एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना इम्पॉसिबल है। बाकी ये आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी पता ही है। तो सीधा हम चलते हैं अपने मैथ्स के सभी क्वेश्चंस की तरफ। एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे। करंट अफेयर्स की ई बुक आपके रेलवे के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से देख सकते हैं। पूरा एक साल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, तो उसकी सारी कट ऑफ, रोल नंबर वाले और कट ऑफ हर रीजन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि शायद जो है आपका 120 नंबर में से ही जो आई है कट ऑफ आई है, लेकिन बाद में जब सिकंदराबाद रीजन की कट ऑफ आई तो उसमें मेंशन था कि ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये 100 में से। ठीक है, तो फिर परसेंटेज मार्क्स इन्होंने दिए हैं। रेलवे का बड़ा अजीब सा ही सिस्टम रहा है। पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, तब कट ऑफ मार्क्स निकाले थे फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड डीएसटी, वो 120 नंबर में से थे। ठीक है, लेकिन जब डीवी के लिए कट ऑफ निकाली तो वो 100 में से निकाली थी। लेकिन इस बार शायद इन्होंने यही कर दिया है कि भाई ये 100 मार्क्स में से ही निकाली गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी जोन्स का रिजल्ट आया उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था। सिर्फ ये लिखा हुआ था कि कट ऑफ मार्क्स। जैसे आप कोई भी जोन स्टार्टिंग का खोल के देख लें, जैसे चेन्नई में अगर खोल के देखूं यहाँ पे, तो चेन्नई की जोन हो गई, ये कट ऑफ हो गई। सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन है कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कितने, और मार्क्स आपका पेपर कितने नंबर का था, 120 नंबर का था। राइट। उसके बाद जब ये सारी चीजें चली रही थी, पिछली बार भी, पिछले साल भी जब कट ऑफ मार्क्स बताए थे वो 120 में से दिया था इन्होंने, इस बार कुछ मेंशन नहीं किया। और जब फाइनली आया सिकंदराबाद रीजन का और बैंगलोर रीजन का, इन दो रीजन में इन्होंने मेंशन किया है कि जो कट ऑफ है ना वो 100 में से है। तो सिकंदराबाद रीजन कहाँ है? यहाँ पे मैंने अलग से टेलीग्राम पे कल बहुत डिटेल में मेंशन भी की थी सारी की सारी चीजें, कि यार वैसे 120 नंबर का पेपर था लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100। तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि जो कट ऑफ निकली है ये 100 में से है, तो मतलब परसेंटेज मार्क्स हैं जो भी कट ऑफ में आपको देखने को मिले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के रिजल्ट में। अब रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि भाई अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस तरीके से करेंगे, बट हो सकता है उसमें भी जब मार्क्स आए, अभी तो आप पेपर देख आओगे 120 नंबर का, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो हो सकता है 100 नंबर में से देखने को मिले। तो बी रेडी फॉर इट। बाकी अब आगे चलते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे रीजन की कट ऑफ वहां पे डाल दी है, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वहां होती है। लाइव मॉक होता है तो उसका बारे में वहीं आपको पता चलता है कि हाँ ये लाइव मॉक अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके दे दीजिए। ठीक है। बाकी जब स्कोर कार्ड आएगा, भी शायद नहीं आए, जैसे स्कोर कार्ड आएगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। जो बच्चों की अभी भी काफी लोगों की अलग अलग क्वेरी जा रही है रिजल्ट को लेकर एनटीपीसी का, तो स्कोर कार्ड आ जाएगा, पता चल जाएगा फाइनली हुआ क्या है एक्चुअली में। ठीक है। और अगर ये परसेंटेज बेसिस पे ये कट ऑफ गई है तो ये ओवरऑल मतलब अगर 77 भी, जैसे चेन्नई रीजन की अगर 77 गई है और ये 100 में से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 1.2 टाइम करना पड़ेगा। 8 कैरी फॉरवर्ड, तो ये गए चली गई आपकी 92.4 मार्क्स कट ऑफ। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे चेन्नई रीजन की।
तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा भाई, ये तो जब 8 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं तब ये कट ऑफ गई है ना। फाइनल सिलेक्शन तो एक वैकेंसी पे एक ही बच्चे को मिलेगा, तो कट ऑफ में और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा फाइनल। तो उसके बेसिस पे काफी ज्यादा कट ऑफ है, बट देखते हैं अभी जैसे ही स्कोर कार्ड आएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो फिर मैं और डिटेल में आपको चीजों को समझा पाऊंगा और सारे रीजन्स की कट ऑफ को एक सीक्वेंस में मिनिमम टू मैक्सिमम करके अरेंज करके सारी चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैथ्स के सभी 35 के 35 क्वेश्चन बेस्ट मेथड से करके देखते हैं, जिससे कि जब एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप चुटकी बजाते ही कर दोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में है कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में x% से इंक्रीज करता है और सेकंड क्वार्टर में x% से डिक्रीज कर जाता है। जो फाइनल प्राइस निकल के आता है वो 36% कम है इनिशियल प्राइस का। तो हमें बताना है कि x का मान क्या हो। आप कह सकते हैं सर इनिशियली मैं मान लेता हूं प्राइस है 100, तो फाइनल प्राइस कितना होगा, 36% कम कर दोगे तो ये रह गया मेरे पास 64। पहले क्वार्टर में क्या होता है, वैल्यू हमारी x% से इंक्रीज करती है, तो हम कहेंगे सर ये 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड क्वार्टर में x% से डिक्रीज करती है, तो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ये इसके बराबर आ गया। हमें बताना है कि x का मान क्या है, तो सोल्व करेंगे। 100 को अगर मैं इधर नीचे ले जाऊं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 64/100। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेरे पास ये 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो 2 जीरो हैं ये उधर चली जाएंगी, तो ये यहां से हटा के यहाँ पे 6400 लिख सकते हैं। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाली वैल्यू 6400 के बराबर हो गई। ये घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा यहाँ पे 3600 बचेगा, 10,000 में से ये घटाया और x का मान आ जाएगा 60। अब ये जो तरीका है ये बहुत ही पुराना और इररिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऐसा किया है। एक डायरेक्ट तरीका हम सीखते हैं। हमने कहा अगर एक बार चेंज पॉजिटिव x% का हो, एक बार चेंज नेगेटिव x% का हो, तो नेट चेंज क्या होता है मेरे पास, ये होता है x² डिवाइडेड बाय 100 का। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इतने परसेंट का नेट चेंज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेट चेंज कितने का हो रहा है भाई, 36% से वैल्यू गिर रही है, तो x² डिवाइडेड बाय 100 ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 36 को। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं x² का मान कितना 3600 और x का मान आपके पास आ जाएगा 60। क्लियर, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। चेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर एक बार x% से वैल्यू बढ़े दूसरी बार घटे तो नेट चेंज होता है, बेसिकली ये नेगेटिव में होता है, -x² डिवाइडेड बाय 100 इतने परसेंट का नेट चेंज देखने को मिलता है। 36% वैल्यू गिर रही है तो ये भी नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस हमने ऑटोमेटिकली हटा दिया था, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास ना एक होलो सिलेंडर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है, होलो सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा और इंटरनल डायमीटर हमारे पास इंटरनल डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 और एक्सटर्नल डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो गया। हाइट दे रखी है 25, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा, पाई को 22/7 लेना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक चीज बताओ, जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो क्या चीज होगी। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो डायरेक्टली मैं अपना आंसर नंबर ए मार्क कर सकता हूं, यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, जब हम एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, आप कहेंगे सर जो इंटरनल सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, है ना, जो एक्सटर्नल सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया, और क्योंकि ये होलो है तो ये बीच वाला हटाना पड़ेगा और ये वाला कर्व्ड सरफेस वाला पोर्शन का एरिया हमें लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ये आएगा। सब में पाई का फैक्टर आएगा कॉमन, क्योंकि घुमावदार एरिया है। पाई होता है 22/7 जिसके डिनोमिनेटर में आता है 7। ठीक है, बाकी सारी तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है, तो जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास डिनोमिनेटर में 7 मिलेगा और यहाँ पे कुछ या तो 7 से कट जाएगा तो इंटीजर वैल्यू में आंसर होगा। अगर 7 से नहीं कटेगा तो 7
कोई रिमाइंडर बच रहा होगा वो हम सोल्व करेंगे। राइट, जब भी मैं 7 से डिवाइड करता हूं, इंटीजर वैल्यू में तो एक भी आंसर नहीं है, पॉइंट में जा रहा है, तो आपको पता है 7 के केस में रिमाइंडर अगर 1 हो, 1/7, तो हम लिखते हैं 0.1428, 2/7 हो तो ये होता है 0.2876, है ना, 3/7 हो तो इसे अप्रोक्सीमेटली आप करके यहाँ पे 5 6 है, सॉरी, तो इसे 0.42 आगे बढ़ोगे या फिर 0.43 कह देते हो, ठीक है, 4/7 है तो 0.57 कह देते हैं, इस तरीके से चलता है ना हमारा। तो क्या कहीं भी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 में 3 2 2 2 2 4 कहीं दिखा नहीं, दिखा, आता ही नहीं है कहीं। 1/7 में 0.14, 2/7 0.28 चला जाता है सीधा, फिर 3/7 0.43, तो 5/7 आता है हमारा जब 4/7 कहीं मिलेगा हमें, जहां रिमाइंडर 4 हो और जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहें तो आप कहेंगे सर दोनों के कर्व्ड सरफेस को ऐड करेंगे और दोनों के एरिया ऑफ, बड़े वाले एरिया ऑफ बेस में से छोटे वाले एरिया ऑफ बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे 2 से फिर से मल्टीप्लाई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2π, h तो कॉमन आ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा R1 + R2, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, या फिर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और क्योंकि ये एरिया 2 जगह है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि जो मंथली इनकम है P और Q की, उनका रेशियो है 4:3 और उनके सेविंग्स का भी रेशियो दे रखा है 1:2। जो P की इनकम है ये 4 टाइम्स है सेविंग ऑफ Q के, तो इसका ये 4 गुना है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रेशियो में 2 गुना दिख रहा है, तो 4 गुना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। क्या ये 4 गुना हो गया, इसका रेशियो मेंटेन हो गए। हमसे पूछा है P और Q के एक्सपेंस का रेशियो बता दो, तो एक्सपेंस क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो 8 - 1 7 और 6 - 2 4, 7:4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रमोशनल इवेंट है जिसके अंदर 40% ऑफ द मर्केंडाइज, जो 40% माल है हमारा, उसे 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, 50% ऑफ द रिमेनिंग को 20% के प्रॉफिट पे, और बचे हुए जो इसके बाद भी बच गए उन्हें 10% लॉस पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? पिछले दोनों मॉक में भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, इस मॉक में भी सेम है, डायरेक्टली आपको पता है कैसे करना है, तो मैं फटाफट से करा देता हूं। मैंने कहा 40% होता है मेरे पास 2/5, रिमेनिंग कितना हो गया 3/5, फिर उसके 50% की बात करेंगे तो 1/2, और फिर जो रिमेनिंग है वो भी क्या हो जाएगा 3/5 का ही 50%, मतलब 3/5 का 1/2। इस तरीके से हम अपने सामान को बेच रहे हैं, टोटल करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको। पहले को हमने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा हमने 20% के प्रॉफिट पे, और तीसरे को बेच रहे हैं हम 10% के लॉस पे। सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल गया। आप देखेंगे 5 2 जा 10% पॉजिटिव, 10 से काटा 2 और 3 6% पॉजिटिव, 10 से 10 कट जाएगा और ये माइनस का 3 रह जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 13% का, पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है सीता की एज, गीता की एज का 4/7 है, तो मतलब सीता की एज 4 तो गीता की एज 7 हो गई। 4 y ईयर्स के बाद उनकी एजेस का रेशियो बन जाएगा 5:8, तो y ईयर्स अगर बढ़ा दें तो एज का रेशियो अब हो गया 5:8। अगर इनिशियली उनकी एजेस का सम 33 था तो हमें बताना है y की वैल्यू क्या होगी। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर 33 था तो ये तो बन गया 11:33 के बराबर, तो 1:3 के बराबर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 21, है ना, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। एक चीज बताओ, जो एज का डिफरेंस है दो लोगों का हमेशा मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे एज का डिफरेंस इन दोनों का कितने का है 9 ईयर्स का है, तो यहाँ पे भी 9 ईयर्स का ही होगा ना फाइनल, से कितने साल भी आगे चले जाओ। यहाँ पे दिख रहा है ये 3 साल का एज डिफरेंस, तो इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 15 और ये हो गया 24। अब आप देख सकते हो ये y ईयर्स बाद की बात चल रही है, तो y कितने के बराबर, पहले 12 साल थी सीता की एज, अब 15 हो गई, तो कितने बढ़ गई 3 साल बढ़ गई,
तो y का मान क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे अगर आप गीता से निकालना चाहो तो गीता की भी 3 साल पड़ गई है। क्लियर है? सिंपल तरीके से सवाल करो, एग्जाम में पैनिक नहीं करना, बस बिल्कुल शांत मन से क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहता है कि भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बता दो, इसके प्रोडक्ट में क्या होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना हो तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे 12 है, 12 होता है 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, है ना, ये है। अब इनकी भी पावर 12 है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई। ऐसे 15 की बात करेंगे तो 15 है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ब्रेक कर दिया मैंने, और पावर दोनों जगह 8 है तो यहाँ पे भी 8 कर दो। 28 क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 इंटू 7 तो 7 की पावर 1, और यहाँ पे 10 है तो एज इट इज 10 लिख दो। 4 इंटू 7 था तो 4 होता है 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 इंटू में, और जो है 10 दे रखा है ये हो गया। मैंने सारे नीचे प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। अब हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर टोटल कितनी जाएगी, यहां से 24 है और यहां से कितना 20, तो ये 2 की पावर 20 प्लस 24 डेट इज 44 आ जाएगी। 3 की पावर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 हो गया। 5 की पावर 8 ही रहेगी और 7 की पावर 10 ही रहेगी। इन सब का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर हमें बताने हो तो जो पावर्स है ना, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 44 बार तो 44, 3 कितनी बार आ रहा है 20 बार तो 20, 5 कितनी बार है 8 और 7 कितनी बार आ रहा है 10। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए इसमें, इन सब का सम कर देंगे और ये वाले वैल्यू 64, 72, 82, ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दो जो 15 से भी घट जाए और हमारा 25 से भी घट जाए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो देखो ऑप्शन की मदद से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 25 से घटनी चाहिए, क्या 25 से घट रही है लास्ट की 2 डिजिट, नहीं, ये तो ये नहीं हो सकता, ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो इन तीनों में से आंसर होगा, है ना। अब 15 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि मेरी वैल्यू भाई 5 से भी घटे और मेरी वैल्यू 3 से भी घटे। 5 वाला तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो 3 से कटने वाली कौन सी संख्या वो देखना है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9975 इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो पहले इसी से चेक करके देखो। आप 3 से चेक करेंगे क्या ये कट रहा है, सम ऑफ डिजिट करा 18 और 12 27, ये तो भाई 18 और 12 30, ये तो 3 से कट रहा है, तो मतलब 15 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, और इन तीनों में सबसे बड़ा यही है, तो यही मेरे इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप बेसिक से करते तो आप कहते सर पहले 15 और 25 का एलसीएम लेंगे 75। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। हम 75 से एक एक करके डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। उस तरीके से भी जा सकता है, वो बेसिक अप्रोच हो जाएगी। अगला सवाल कहता है कि जो कंबाइंड इनकम है पीक्यू और आर की, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 90,000। वे अपनी इनकम का 60%, 70% और 80% खर्च कर देते हैं, तो उनके पास जो सेविंग है उसका रेशियो बचता है ये। तो हमें बताना है मंथली इनकम ऑफ क्यू क्या रहेगी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने पी की मंथली इनकम पी माना है, ये अपनी इनकम का कितना खर्च कर देगा 60%, तो बचेगा कितना 40%। तो मैं कह सकता हूं 40% ऑफ पी किसके बराबर हो गया, ये इसकी सेविंग के बराबर हो गया। सेविंग का रेशियो दे रखा है 8:9:8, तो क्या आप इसे 8K लिख सकते हैं, है ना। और अगर आप पी का मान निकालेंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8K डिवाइडेड बाय 40%, है ना, ऐसे चलेगा। ऐसे अगर मैं क्यू का मान निकालूं तो आप ध्यान से समझना इस चीज को। टोटल सेविंग कितनी है 9K, है ना। क्यू की इनकम का कितना परसेंट, 70% तो हो गया खर्च, सेव कितना करा 30%, तो 30% ऑफ क्यू इसके बराबर, तो क्यू का मान कितना 9K डिवाइडेड बाय 30%। तो इसी तरीके से चलता है ना हमारा सीक्वेंस पूरा का पूरा। जल्दी बताओ, क्या इसी तरीके से चलेगा। तो हम ये चीज को मेंटेन करेंगे। आप कहेंगे सर पी का रेशियो कुछ नहीं होगा, जब हम सोल्व करेंगे तो के से के कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा जब हम रेशियो ले रहे होंगे पी क्यू आर का। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे 8, 9 और 8 रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें एज इट इज लिख दो। ये पी स्पेंड कर रहा है 60%, तो 100 - 60 यहाँ पे डिवाइड कर दो 40 से। ये 70%
स्पेंड कर रहा है तो सेव कितना करेगा 30%, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दो। 80% स्पेंड कर रहा है तो सेव करेगा 20%, तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दो। ये इनकी क्या आ जाएगा, इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ चीजें तो यहाँ पे क्लियरली, जैसे 0 से 0 एलिमिनेट हो गई, 4 से 8 को काटूंगा तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये फिर से मेरे पास ये 4 आ गया। ये इनकी क्या हो गया, इनकम का रेशियो हो गया। कंबाइंड इनकम कितनी हो गई, 9 रेशियो 90,000 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रेशियो 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछा है मंथली इनकम ऑफ क्यू, मतलब 3 रेशियो, तो 3 इंटू में 1000 कितना हो गया 30,000। क्लियर, क्वेश्चन खत्म हमारा। बाकी जैसे ही आप यहाँ पे रेशियो पे पहुंचे तो आपको ये भी चीज दिख गई थी कि भाई 3 रेशियो का मेरे को मान बताना है, ठीक है। हालांकि ये टोटल 9 था, तो टोटल का 1/3 हो गया, तो इसका 1/3 करना है, तब भी आपको आंसर। एक क्लासरूम है जिसके अंदर 60% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और बॉयज हैं 40%। तो गर्ल रेशियो बॉयज में लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं 3:2, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें रेशियो से जनरली मतलब होता है इस तरह के क्वेश्चन में। जो एवरेज एज है बॉयज की वो 14 ईयर्स है, और जो एवरेज एज है गर्ल्स की वो 13 ईयर्स है। तो ऑल स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या निकालोगे? तो एक तो बेसिक फॉर्मूला है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज दे रखा है, तो n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 वैसे कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, इससे तो आपको मिल ही जाएगा। एडवांस्ड अप्रोच डेविएशन मेथड्स भी मैंने आपको सिखा रखा है, उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एज्यूम्ड एवरेज में मान लेता हूँ ये 13 छोटे वाला, तो मेरे पास डेविएशन कितना आएगा, ये 13 से कितना बड़ा है 0, ये 13 से कितना बड़ा है 1। सम ऑफ डेविएशन कितना आएगा 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो सम ऑफ डेविएशन आ गया 2। अब ये पॉजिटिव 2 है तो एवरेज पे कितना इंपैक्ट आएगा, तो हम कहेंगे जो मेरा एक्चुअल एवरेज होगा वो होगा एज्यूम्ड एवरेज प्लस सम ऑफ डेविएशन दैट इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो है 3 + 2 5। तो एज्यूम्ड मीन मैंने माना था 13, तो 13 + 2/5 ये वाली वैल्यू हो जाएगी 13.4। क्लियर। और ये क्वेश्चन विदाउट पेन करने वाला, ये मैंने करके दिखा दिया आपको, वरना एग्जाम में आपको पेन वेन नहीं चलाने पड़ते इस तरह के सवाल में, ठीक है। आप डायरेक्टली कहते हैं भाई यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात कर रही है, गर्ल्स 6 है तो बॉयज 4 रेशियो है, टोटल हो गया 10, 5 बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बॉयज का एवरेज 14 है, गर्ल्स का एवरेज 13 है, तो ये एज्यूम्ड भी ये मान लिया डेविएशन आ गया 1 का, कितने पे बॉयज पे, बॉयज है 4, तो टोटल डेविएशन 4 का, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो मीन डेविएशन हो गया 0.4 का, तो 13 में 0.4 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.4। अगला सवाल कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x और y का हमें दे रखा है 12, तो हमें बताना है HCF क्या होगा इन दोनों का, जो इन दोनों का HCF है वो किससे डिविजिबल होगा। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x और y का ये है, तो x को मैं क्या मान सकता हूं 12 इंटू में a, और y को मान सकता हूं 12 इंटू में b, ठीक है। जो a और b इनका क्या है, नॉन को प्राइम पार्ट है, मतलब जो कॉमन नहीं है इन दोनों का पार्ट। तो आप देखेंगे जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो 12 स्क्वायर तो बाहर आएगा ही, तो जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वो 12 स्क्वायर से तो डिविजिबल हो गई, तो आंसर जा रहा था 144। बट क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं कॉमन लू कुछ, तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन आएगा 48 है और यहाँ पे 108 है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, है ना। 12 की जगह भी 12 ही आएगा कॉमन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 रह जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा, और जब हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एचसीएफ ले रहे होंगे 12 और 15 में भी मेरे को 3 एक कॉमन पार्ट बाहर मिल जाएगा, ठीक। तो अगर 3 मेरे को बाहर मिल रहा है तो बेसिकली जो फाइनल एचसीएफ होगा इन दोनों का वो 12 स्क्वायर मतलब 144 इंटू में 3 होगा, और ये वाली वैल्यू इन सब में से किससे कट सकती है, अब हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 120 से नहीं कटेगी, 180 से भी ये नहीं कटेगा, 144 से ऑब्वियसली कट रहा है, 96 से कटेगा क्या,
कट तो ये 96 से भी नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा, बट इसे थोड़ा सा और बेटर बना सकते थे, मतलब इसमें 144 इंटू 3 दे देते तो ज्यादा बेटर था, बट स्टिल इट इज राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि p का मान क्या हो सकता है इसमें जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए 8 से। अच्छा, 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से कटनी चाहिए, तो मतलब P5 8 से कटना चाहिए, है ना। मैंने आपको ये चीज समझाई है कि भाई अगर 8 से कोई वैल्यू काटनी है, 3 डिजिट का नंबर है, अगर ये वाली दोनों वैल्यू 8 से कट जाती है, मतलब 52 को इंडिविजुअली अगर मैं 8 से काट पा रहा हूं, क्या ये कटेगा 8 से? नहीं कटेगा। जब नहीं कटता है और हमें पता है ये पूरा का पूरा 8 से कटेगा, तो उस केस में जो ये वाली वैल्यू होंगी ये हमारे पास क्या नंबर लेंगी? ये ओड वैल्यू लेगी। ठीक है, और अगर ये कट जाता, मान लो मेरे पास होता P64 8 से कट जाता, तो उस केस में P क्या होता? इवन वैल्यू लेता। तो हमारे पास P क्या मान ले सकता? कोई भी ओड वैल्यू 1 3 5 7 9। तो इस केस में P का मान 9 हो सकता है। ये तीनों इवन वैल्यू ने, तीनों पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं है 9 ही हो, ये 1 भी हो सकता था, 3B 5B 7B 9B, इन सभी केसेस में ये वाली वैल्यू मेरी 8 से डिविजिबल होती। ठीक है, अगला सवाल, x की पावर 2a इक्वल्स टू y की पावर 2b इक्वल्स टू z की पावर 2c गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई जेड के बराबर गिवन है, तो हमें बताना है ab प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय बी सी का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन भी हमें गिवन है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर वाई जेड के बराबर है, तो ये x 2a है हमारे पास, ये सारा नॉन जीरो है, मैं सबको k के बराबर मान लूं, तो x का मान कितना हो जाएगा? k की पावर 1/2a, y का मान k की पावर 1/2b, और मेरे पास z का मान k की पावर 1/2c हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा वाई जेड के, स्क्वायर करने पे आप देखेंगे k की पावर क्या बचेगा? 1/a बचेगा, और ये जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो k की पावर 1/2b प्लस 1/2c के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1/a बराबर हो गया 1/2b प्लस 1/2c के। हमें ये गिवन है, और कोई रिलेशन यहाँ पे हम इनसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। अब हमें बताना है कि भाई इसका मान क्या होगा। अगर मैं इसे अलजेब्रा की फॉर्म में ले जाऊं, तो मेरे के पास भाई एक रिजल्ट ये है जो यहां से निकला, इसमें और कुछ इनपुट नहीं निकाल सकते, और हमें बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय बी सी का मान क्या होगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से बांध सकता हूं, और यहाँ पे हमारे पास पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या होगा आंसर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे b और c को 1 बना लूं, तो आप देखेंगे a b मेरे पास 1/2 प्लस 1/2, a का मान भी क्या आ जाएगा? 1। तो तीनों को 1 करने पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी? सेम। लेकिन यहाँ पे तीनों को 1 कर देता हूं, तो 4 ऑप्शन क्या हो जाते हैं मेरे पास? सिमिलर हो जाते हैं। तो कुछ और वैल्यू पे भी ट्राई कर सकते हैं। मान लो b को मैंने 1 कर दिया, c को कर देते हैं 2, या b को 1 c को 1/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे a का मान क्या होगा? 1/a 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डेट इज 1, तो ये 3/2, तो a का मान हो जाएगा 2/3। अब ये वाला पार्ट आप यहाँ पे पुट करके रख सकते हैं कि भाई मेरे पास क्या वैल्यू आएगी ए बी सी का, और 4 ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सेट बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, b मेरा 1 है, तो b 1 1, जहां जहां b है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो a प्लस सी, a है मेरे पास 2/3, c है मेरे पास 1/2 प्लस सी ए, तो ये 1/3 हो जाएगा ए सी, और c है मेरे पास 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 6 आ गया,
या 2/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 3। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में भी आप अगर ए और सी का मान रखेंगे तो ये तो 3 एज इट इज दे रखा है, ये आंसर हो सकता है। अब ए और बी रखेंगे तो आपको पता है बी तो भाई 1 है, ए को 3/2 रखूंगा तो 3 से चेंज हो जाएगा, बी और सी की वैल्यू रखूंगा तो भी ये चेंज हो जाएगा, और ए सी रखूंगा तब भी ये चेंज हो जाएगा। तो किसी भी केस में ये 3 नहीं मिलेगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? तो डायरेक्ट कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, वरना इस स्टेप के बाद अगर आप चाहें तो आप बेसिक से भी इसे मूव करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट उसमें हो सकता है आप फंस जाएं या कहीं कंफ्यूजन हो जाए। तो बेटर है कि आप ये मेथड ऑफ वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करें यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर लें। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक वेसल है जिसके अंदर 120 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, किस रेशियो में दे रखा है, 7:5 में। 60 लीटर मिक्सचर का निकाल लिया गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया 60 लीटर वाटर से। तो हमें बताना है न्यू रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का वेसल के अंदर। अच्छा, आप इसे चाहें तो डायरेक्टली मिल्क की फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, 7:5 मिल्क रेशियो वाटर दे रखा है, टोटल कितना है 120 लीटर, तो 12 रेशियो किसके बराबर हो गया, 120 के, तो 1:10 के बराबर। तो आप कह सकते हैं सर मिल्क कितना हो गया मेरे पास, मिल्क हो गया यहाँ पे 70। अब हमने 60 लीटर को रिप्लेस करना है, 60 लीटर 120 का कितना है, 1/2 है ना, तो 1/2 रिप्लेस होगा और उसे किससे कन्वर्ट करेंगे, वाटर से, तो इसका भी 1/2 चला जाएगा, तो इसका 1/2 कितना होगा भाई, आप कहेंगे सर ये हो गया 35, 35 इसमें से घटा दो तो ये वाली वैल्यू बचेगी मेरे पास 35, है ना। और अब ये वाटर से रिप्लेस हो रहा है, तो वाटर में बेसिकली क्या होगा, वाटर निकल गया और वो बाद में वाटर ही डल रहा है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेन ये इंपैक्ट आएगा कि जो 35 ये मेरा दूध चला गया, ये वाटर की फॉर्म में मिलेगा। पहले वाटर कितना था 55 इंटू में 10 50, इसके अंदर 35 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये न्यू रेशियो आ जाएगा मिल्क एंड वाटर का, कितना हो गया, आप यहाँ पे इसे 5 से काटेंगे तो 7:17। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको यहाँ पे मिल्क के फॉर्म में देखना है इस क्वेश्चन को, तो एक हम जो रिडक्शन वाली चीज करते हैं वो भी कर सकते हैं। हमें पता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो रिडक्शन किस में होगा, अगर मैं सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, वाटर से, सॉल्यूशन निकाला और उसे रिप्लेस करा वाटर से, तो रिडक्शन किस में होगा, मिल्क में। क्वांटिटी मिल्क की कम होगी, वाटर की तो बढ़ेगी, तो जिसकी कम होती है हम उसे पकड़ के चलते हैं। हमारे पास पहले मिल्क कितना था 7, टोटल कितना था 12, तो आप कहेंगे सर 7/12 ये मेरा पहले मिल्क का कंसंट्रेशन हो गया या रेशियो हो गया पूरे सॉल्यूशन में। अब हमने 120 था सॉल्यूशन, कितना रिप्लेस किया 60, तो हम कहते हैं 1 माइनस कितना रिप्लेस किया 60, कितने में से, टोटल 120 में से, तो ये मेरे को दे देगा फाइनल क्या, फाइनल में मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास टोटल सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा फाइनल में मिल्क का सॉल्यूशन कितना है, तो ये रेशियो मिलेगा। तो आप यहाँ पे 1/2 और 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7/24, मतलब मिल्क फाइनली कितना है और टोटल सॉल्यूशन कितना है। अब टोटल में से मिल्क को घटा दूंगा तो आएगा वाटर, तो 24 में से 7 को घटाया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 17, तो मिल्क रेशियो वाटर चाहिए तो ये 7:17। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलें आगे। अगला सवाल, एक क्रिकेट प्लेयर है जो 15th मैच में 85 रन से स्कोर करता है, जिससे उसका जो एवरेज है वो 4 से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है एवरेज स्कोर क्या होगा आफ्टर 15th मैच। आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं, बेसिक से, एलिगेशन से, डेविएशन से, या मन में। बेसिक से करेंगे तो आप कहेंगे सर मान लो 15th मैच से पहले एवरेज कितना था, x था, तो 14x ये सम हो गया और इसने मार दिए 85 रन, तो ये हो गया 15th मैच के बाद सम। अच्छा, एवरेज 4 से बढ़ गया तो 15 मैच के बाद एवरेज ये हो गया और टोटल मैचेस हैं 15। हमें सोल्व करके x + 4 का मान बताना है। सोल्व करेंगे 4 × 15, ये हो गया मेरे पास 60 इसमें से घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू हो गई 25, और इधर सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 25 आ गया। सिंप्लीफाई करके अगर x 25 है तो x + 4 कितना हो जाएगा,
29 हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। बेसिक डायरेक्टली मन में सोचना है तो आप ये कहेंगे कि भाई उसने 85 रन मारे तो एवरेज 4 से बढ़ गया, मतलब इसने जो कंट्रीब्यूशन किया होगा बाकी लोगों में, बाकी 14th में इसका कंट्रीब्यूशन कितने का रहा होगा नया एवरेज बनाने के लिए, आप कहेंगे सर 4 का कंट्रीब्यूशन दिया होगा हर एक प्लेयर में, तब जाके ओवरऑल एवरेज मेरा 4 से बढ़ा। तो बाकी 14 प्लेयर्स में 14 का कंट्रीब्यूशन और इसका जो वैल्यू है वो न्यू एवरेज के बराबर। अगर ये कंट्रीब्यूशन जो उसने बाकी 14 प्लेयर को ले लिया दिया ये घटा दूं उसके उसने जो टोटल रन मारे हैं तो वो न्यू एवरेज के बराबर ही हो जाएगा, मतलब जो न्यू एवरेज बना उसके बराबर हम पहुंच जाएंगे। तो ये 56 85 में से घटा दोगे तब भी आप यहां पे पहुंच जाओगे 29 के आसपास। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका, आप एलिगेशन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा एलिगेशन। मान लो पहले मेरे पास कितने 14 था, उनका एवरेज था x, एक प्लेयर आया इसने 85 माने, अब जो नया एवरेज हो गया x + 4 हो गया। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू 4 आ गई, इसमें से ये घटाए 85 में से ये घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 81 - x। आप देखेंगे यहाँ पे 1:4 के बराबर है तो 14 × 4 ये हो जाएगा 56। 81 - x के बराबर तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 25 और x + 4 निकालना है तो +4 करेंगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, थोड़ा लंबा मेथड हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं, मन मन में करने वाला सवाल था ये। कहता है एक शॉपकीपर कुछ इस तरीके से चलता है कि बाय 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदो उस पे ऊपर 1 फ्री मिलेगा। हमें बताना है शॉपकीपर को इस स्कीम में कितना डिस्काउंट दे रहा है। आप कहेंगे सर दुकानदार की दुकान से कितने जा रहे हैं, 3 और 1 4 जा रहे हैं, पैसे कितने के चार्ज कर रहा है 3 के, तो 3/4 इंटू में 100% कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 75%। 75% पे बेच रहा है वो। अगर डिस्काउंट बताना है हमें तो आप कहेंगे सर 4 आर्टिकल्स उसकी दुकान से जा रहे हैं, ठीक है, 1 फ्री दे रहा है, तो फॉर्मूला होता है फ्री आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स इंटू में 100%, ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो 1/4 इंटू में 100% डेट इज 25%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। कहता है एक शॉपकीपर अगर वेट को 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। मॉइस्चर की वजह से 1/6 वेट खराब हो जाता है और न्यू सेलिंग प्राइस पर केजी क्या होना चाहिए जिससे कि रिमेनिंग वीट को बेच के वो फिर भी 5% का ओवरऑल प्रॉफिट कमा पाए। आप कहेंगे सर टोटल देखो ध्यान से कि 36 का बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट है, तो 36 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100 कर दूंगा तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 120 का मान ये है, 100 का निकाल लेंगे। अब हमें बेचना कितने का है भाई, 5% के प्रॉफिट अभी भी कमाना है, तो इस पे 5% का प्रॉफिट और लगा दो तो आप कहेंगे सर 105/100। फाइनली मेरे को 1 किलो वीट इतने का बेचना है ना। कहता है 1/6 ऑफ द वीट हमारा स्पॉइल हो गया। 1/6 स्पॉइल हो गया तो बचा कितना 1 किलो। अब मैं आप कहेंगे सर आपके पास बचा 5/6 kg, 1 - 1/6 कर दिया आपने तो 5/6, इतना ही आपके पास वीट बचा। अब ये 5/6 किलो को आप इतने का बेचोगे तब जाके आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो 1 किलो का कितने को बेचोगे, आप कहेंगे सर 5/6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 किलो के वीट का प्राइस। 1 लाइनर है, सिंपल है, खत्म क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये तो 0 से 0 कट गई, 6 से काटूंगा 20 और ये चाहे ना भी काटूं क्योंकि 20 इंटू में 500 बन जाएगा तो जरूरत नहीं है, बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और बाद में 0 लगा देंगे। 36 इंटू में 5 180 और 1 कैरी फॉरवर्ड 37 और आंसर डिवाइडेड बाय 100 है तो पॉइंट लग जाएगा 37.8। चलें आगे। कहता है कि 101 की पावर 50 + 50 को अगर हम काट दें 102 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब जब 102 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 101 को काटूंगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 50 और यहाँ पे 50 को 102 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 50 ही आएगा।
-1 की पावर 50 क्या होगा, +1 प्लस 50, तो रिमाइंडर कितना आ गया 51। अगला सवाल हमारे पास कहता है 4x² प्लस 9y² प्लस z² इसके बराबर है, तो हमें बताना है 2xy प्लस z का मान क्या होगा। इसका कंसेप्ट मैंने प्रीवियस मॉक में कराया था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो मैंने कहा था जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप क्या करा करो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसमें 2 के बाद ब्रैकेट में लिख दिया करो चीजें। तो 2 बाहर ले लिया, ये हो गया 6x प्लस 6y प्लस z और -49। x का मान क्या होगा मेरे पास, इधर जो 2 के बाद ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट है इट इज 6 और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 4, ये हो गया x। y का मान क्या होगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 9 और z का मान कितना होगा, तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट ये 6 ही है ना, इधर 6 और इधर आएगा मेरे पास z² का कोफिशिएंट। सॉल्व करेंगे तो 3/2 ये हो गया, ये हो गया मेरे पास 2/3 और ये हो गया 6। हमसे पूछा 2xy प्लस z, तो 2 इंटू में x इंटू में y प्लस z। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 6 कितना आ गया, 8 आ गया। ये इस सवाल का उत्तर है। चलें आगे। कहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सम पे एक ईयर का 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये ₹562.8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पे 2.5 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा कैसे करेंगे सॉल्व, आप कहेंगे सर 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का अगर 8% है तो आधे साल का कितना होगा 4%, और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साइकिल लगेंगी 4% की, तो आप कहेंगे सर इफेक्टिव हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.16%, मतलब प्रीवियस क्लासेस में बताया है। अब इतने का मान जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 652.8 के बराबर। हमें सेम इंटरेस्ट रेट पे अगर 2.5 साल के लिए दें तो कितना ब्याज मिलेगा ये बताना है। तो 2.5 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8 इंटू में 2.5 तो ये हो जाएगा 20%। हमें मान बताना है यहाँ पे 20% का क्या आएगा। अच्छा एक चीज तो आपको ये दिखेगी कि भाई जो भी आंसर होगा लगभग इसका भी ये 2.5 टाइम्स ही जा रहा है, तो 652 और इसका 2.5 टाइम्स अगर मैं करता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 ऑप्शन में जिसके नियर बाय होगी वो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस क्लोज हैं तो बिल्कुल इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। आप अगर इसे सोल्व करके देखें तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं, ये पॉइंट हट गया और यहाँ पे एक 0 और लग जाएगी, ये पूरा का पूरा इससे कटेगा क्या, चलो 65280 डिवाइडेड बाय 816 इंटू में 20, दिस विल बी माय आंसर। टू से काट दूंगा 10 है, ये 408 आएगा। 408 से पूरा का पूरा काट के देखें क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज में आंसर है तो पूरा का पूरा कटना चाहिए। 408 से पहले 1 टाइम जाएगा, 244 बचेगा, फिर 8 आएगा और ये पूरा 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 1600 इज आंसर। चलें आगे। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ये एक ब्रैकेट यहाँ पे कम है लगा दो। तो सबसे पहले आप जैसे ये करेंगे सोल्व, ये तो 42/7 6 आ गया, ये माइनस में 5 24 और +2 26 इंटू में 5 130 -12 -6 तो ये तो 6 से 6 एलिमिनेट हो गया, तो माइनस का 130 और माइनस माइनस प्लस, तो 85 प्लस 130 ऊपर रह गया। नीचे क्या आएगा, अगर आपने इतना भी निकाल लिया क्योंकि हमें पता है चांसेस है कि यहाँ पे भी एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो 85 प्लस 130 को अगर सम करेंगे तो ये मेरे पास 215 आएगा, और जो आंसर होगा न्यूमरेटर वो इसी का कोई फैक्टर होगा 215 का। तो भाई कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 215 का एक फैक्टर है,
43 इंटू में 5 215 होता है, तो यही आंसर जा सकता है, और कोई 43 का मल्टीपल है नहीं। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। अगर आप फिर भी पूरा करना चाहें तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 9 माइनस 8 1 हो गया, 1 प्लस 18/2 9, तो ये बचेगा 10, तो 215/10 आएगा, और इसे 5 से आप काटोगे तो 43/2। ठीक है, कहता है एक आर्टिकल का एमआरपी 1200 रुपए है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर X% के दे दिए जाएं तो वो एक सिंगल डिस्काउंट जो कि 900 रुपीज के बराबर है वो बन जाएगा। हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का अगर सिंगल हमें उस पे X% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर आप इसे किस तरीके से करना चाहें। बेसिक तरीका तो ये होगा कि आपने कहा कि सर 1200 रुपए, ठीक है, फाइनल ये मेरा क्या हो गया एमआरपी, डिस्काउंट बन गया 900 का। तो कितने का बेचा हमने, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1200 में से 900 घटाएंगे 300। अगर मैं रेशियो ले लूं तो 4:1, 4 कीमत थी तो हम फाइनली 1 का बेच रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब हमने 2 डिस्काउंट दिए X% का। अगर एक सिंगल डिस्काउंट देते तो हमारे पास क्या होता, आप कहते सर पावर को 1/2 कर देते हैं हम उस केस में, और हमारे पास एक सिंगल अगर X% का डिस्काउंट होता तो हम कहते 2:1 एमआरपी 2 है तो हम 1 का बेचेंगे। तो मतलब कितना डिस्काउंट हो गया, 1 का डिस्काउंट 2 पे, तो मतलब 50% डिस्काउंट, X का मान हो गया हमारा 50%। तो हमारे पास यहाँ पे पहले 1200 का था, अगर एक सिंगल X% का डिस्काउंट देते तो आप कहते, आप ऐसा भी कर सकते थे वरना डायरेक्टली अगर सिंगल डिस्काउंट देना था तो 2 रेशियो आपका 1200 को रिप्रेजेंट करता, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता, 600 को, तो 600 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होता। अब ये मैंने रेशियो में दिखा दिया, जिनको कंफ्यूजन हो रही है कोई बात नहीं, बेसिक से देख लो। आप कहेंगे सर एमआरपी है 1200, X% का डिस्काउंट दिया तो आप कहेंगे सर 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100, 2 बार दिया तो स्क्वायर कर देंगे और फाइनल सेलिंग प्राइस क्या बन गया 300। सोल्व करेंगे 1200 इधर चला जाएगा, और अगर ये भी हटा दिया मैंने तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2, और आप देखेंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100, ये 1/4 का 1/2 1/2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो X आ जाएगा 50, मतलब डिस्काउंट कितना दिया 50%। बेसिकली यही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि भाई ये मेरा एमआरपी है, एमआरपी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेलिंग प्राइस X% का डिस्काउंट देने के बाद ये से रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली जब भी ऐसा सवाल हो कि 2 बार X% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो कुछ बन रहा है, 1 बार देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, तो आप डायरेक्टली रेशियो मेथड यूज कर लिया करो, सबसे बेस्ट है। सोल्व करा, यहाँ पे रेशियो निकाला, ये वैल्यू इसको इसके बराबर पुट कर दो और यहाँ से आपको इसका मान मिल जाएगा, मतलब 1 में ये 600 गुना है, इसमें 600 से गुना कर। अगला सवाल कहता है कुछ सर्टेन सम है जो बन जाता है 4600 रुपीज 5 साल के अंदर, और 6000 8 ईयर्स में बन जाता है सेम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा 8500 पे 6 1/2 ईयर्स में सेम रेट पे, ये हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से करने वाला सवाल है, बाकी मुश्किल नहीं है। देखो 5 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे 5 साल में अमाउंट बना इतना, और 8 साल में अमाउंट बन रहा है इतना, तो 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तभी ये वैल्यू बनेगी 4600 से 6000। तो इसमें से ये घटाया तो आप कहेंगे सर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6000 माइनस 4600, ये 1400 हो जाएगा, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे ना 5 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद ये वाली वैल्यू बन रही थी, है ना, तो मेरे पास यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल करना है तो 5 साल का इंटरेस्ट इसमें से हटा देंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो आप कहेंगे सर ये 4600 माइनस 5 इंटू में 1400 डिवाइडेड बाई 3 यही होगा। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100% करते हैं तो हम रेट परसेंट आ जाता है। लेकिन अगर आपको रेशियो में चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का और प्रिंसिपल,
तो ये वाली वैल्यू आप देखेंगे 3 से, तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 46 इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास 138, उसमें से 7 घटाऊंगा 38 में से 70 घटाया तो 68 बचेगा। तो ये बचेगा मेरे पास 1400 डिवाइडेड बाई 6800। इसे फर्दर काट सकते हैं तो 7/34। सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ये आ गया 7/34। और अगर आपको रेट परसेंट एक्चुअली में चाहिए तो आप कहेंगे सर ये इसके बराबर हो जाएगा इनटू में 100%। तो ये आ गया रेट। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 8500। हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल ये हो गया, रेट कितना है 7/34, परसेंट में लिखूंगा तो इंटू 100, इंटू में टाइम कितना है 6/2 मतलब 13/2 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं वहां पे लिखने से कतरा रहा था। डायरेक्टली आप सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल लिख सकते थे। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 17 से काटूंगा तो 500 और बचेगा 2। और अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये 4 है, 4 से इसे 5 2 जीरो को काटूंगा तो 25 आएगा। तो मेरा आंसर जो भी होगा 5 की पावर 3 मतलब 125 से कटेगा, तो लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटनी चाहिए। यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, सॉरी यहाँ नहीं कट रही, बाकी ये तीनों में कट रही है। तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 125 है, इंटू में ये हो गया 91। 91 को 5 से करूंगा 455, 45 कैरी फॉरवर्ड 182 प्लस 45 187 27 22 कैरी फॉरवर्ड 91 और 22 113। बाकी डिजिटल सम वगैरह या और चीजें भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। मैंने कैलकुलेशन मुश्किल नहीं, तो हमने पूरा कैलकुलेशन ही करना सही समझा। अगला सवाल, 20 लीटर सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर 10% वाटर है। कितना प्योर मिल्क इसके अंदर डाल दें जिससे कि सॉल्यूशन के अंदर 5% वाटर बचे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 लीटर सॉल्यूशन में 10% वाटर है, तो इसका 10% अगर मैं निकालूं तो वाटर कितना हो गया भाई 2 हो गया और मिल्क हो गया 18, है ना। अब इसके अंदर कितना हमें क्या डालना है, मिल्क डालना है। तो भाई वाटर को तो जितना है 2 ही रखना है, मिल्क में मान लेता हूं x डाल देते हैं टोटल सॉल्यूशन में। तो पहले 20 था सॉल्यूशन और उसमें x क्या ऐड कर दिया हमने, मिल्क को ऐड कर दिया। अब हमें जो वाटर कितना चाहिए 5% चाहिए, फ्रैक्शन में अगर हम लिखें तो अभी क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 5% होता है 1/20। सोल्व करो आंसर निकाल लो। आप कहेंगे सर 20 40 20 प्लस x के बराबर, x हो गया 20 के बराबर। ऐसा कर सकते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन में भाई ऑप्शन का थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। आपको ये समझ में आया कि भाई अभी कितना है हमारे पास, वाटर क्या है 10% है। अगर 5% करना है तो बेसिकली हमें वाटर को आधा करना है। अगर वाटर को आपको आधा करना है तो टोटल क्वांटिटी जो है हमारे पास, अगर जितना ये टोटल क्वांटिटी दे रखा है इसमें इतना ही दूध मिला दोगे तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर की परसेंटेज ऑटोमेटिकली आधी हो जाएगी। तो ये आप ऑप्शन से डायरेक्टली दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, वरना बेसिक तो आपके पास है ही, वरना रेशियो मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप इसे रेशियो मेथड से और करना चाहते तो वैसे कर सकते थे। आप कहते सर यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बात कर रहा हूं उसकी टोटल की, तो मेरे पास यहाँ पे वाटर रेशियो मिल्क कितना है भाई 1:9 है। 10% अगर वाटर है तो हमें कितना चाहिए 5%, तो 1/9
20, तो 1:19 हमें क्या चाहिए कि ये क्वांटिटी चाहिए कि टोटल सॉल्यूशन 20 हो जाए, वाटर रह जाए 1, ये चाहिए। हम वाटर को नहीं छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ मिल्क को छेड़ेंगे। मिल्क कितना ऐड करना पड़ गया हमें, 10 रेशियो। इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी, 10 रेशियो। 10 रेशियो किसके बराबर था, 20 लीटर के बराबर दे रखा था। तो हमें यहाँ पे वाटर भी कितना, सॉरी टोटल मिल्क कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 रेशियो है। 10 रेशियो किसके बराबर, 20 लीटर के बराबर। यही आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से सोच लो, आंसर आना चाहिए। जो भी तरीका हिट करता है एग्जाम में सबसे पहले वो कर लो। कहता है कि यहाँ पे 4 स्कीम दे रखी है, कौन सी स्कीम सबसे बेनिफिशियल होगी। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए 20 और 30% के। तो नेट कहेंगे आप 20 + 30 - 20 × 30 / 100। तो ये काम मन मन में हो सकता है। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू हो गई 44%। फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 50%, तो ये 50% है ही। बाय 1 गेट 2 फ्री, तो इसमें डिस्काउंट कितना होता है कि फ्री कितने मिले, 2। टोटल दुकानदार की दुकान से कितने गए, 1 + 2 3, तो इनटू में 100%, तो ये वाली वैल्यू हो गई 66.66%। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10 और 40। 10 और 40 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 50 से तो कम ही रहेगा। 10 + 40 - 10 × 40 / 100। तो चारों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिला है, स्कीम 3 में। तो यही आंसर हो जाएगा। कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली स्कीम बेनिफिशियल होगी। क्वेश्चन में गिवन है P इसके बराबर, Q इसके बराबर, तो 1/Q - 2/P का मान बताओ। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a² - b² की फॉर्म बन रही है, तो a + b a - b तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को सम किया तो 66 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 30। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सम किया तो 72 और डिफरेंस लिया तो 6 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से काटेंगे 5 और इसे काटेंगे तो ये वाली वैल्यू 6 से कट जाएगी, 11/12, और हमारे पास ये 55/12 रिजल्ट बनेगा P का। ऐसे ही अगर हम Q का निकालें तो इन दोनों का सम किया तो 50 और डिफरेंस लिया तो 22, सम किया तो 60, डिफरेंस लिया तो 30। तो यहाँ पे 0 से ये 0 एलिमिनेट हो गई। आगे 2 से काट सकते हैं, ये वाली वैल्यू 3 और ये 11, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 6, तो ये आ गया 11/18। P भी निकल गया, Q भी निकल गया। 1/Q - 2/P, तो 1/Q हो गया 18/11 और माइनस में 2/P करूंगा तो 2/P, तो 55 नीचे जाएगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 55 है 11 है, तो यहाँ पे भी 5 से गुना और यहाँ पे भी 5 से। 90 - 24, 66 / 55, और ये आ जाएगा 6/5। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है अपने घर से स्कूल तक का। साइकिल पे जाता है 10 km/h की स्पीड से, तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर 12 km/h की स्पीड से जाएगा तो वो 4 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाएगा, 4 मिनट जल्दी। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि भाई कितना होगा घर से स्कूल का। आप देखेंगे डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट ही है घर से स्कूल का, तो स्पीड का रेशियो ओल्ड वर्सेस न्यू, पहले वो जा रहा था किस स्पीड से, 10 से, अब जा रहा है 12 से, तो ये स्पीड है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 12:10, और जो हम कह सकते हैं 6:5 हो गया, है ना। अब टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 का। टोटल डिफरेंस कितना है, पहले था भाई वो 6 मिनट लेट, अब है 4 मिनट जल्दी, तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 6 - -4, तो ये 10 आ जाएगा। तो 1:10 के बराबर, तो यहां से 6 रेशियो का मान 6 × 10 60 मिनट में दे रखा है ये वैल्यू, तो 60 मिनट, 60 मिनट किसके बराबर, 1 आवर, तो 1 घंटा लगता है उसे अगर वो 10 km/h की स्पीड से चलता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू में 1, 10 ही आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? चलें आगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा गिवन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको गिवन है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा होता है प्लस माइनस रूट के अंदर 2
माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 17/13 का होल स्क्वायर ये होता है। और ये वाली वैल्यू क्योंकि प्लस माइनस दे नहीं रखा तो आप इग्नोर कर सकते हो, ये 169 बनेगा। तो 2 इंटू 169 माइनस में 289 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 169। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में आपको पता है 13 ही मिलने वाला है, और 169 में से अगर ये घटाऊंगा तो माइनस का 120, और 169 में से 120 घटाया तो ये ये आया 49। 49 का रूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई 7। क्लियर? तो ये रूट पहले ही बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे ऊपर सोल्व करा तो 49 आया जो 7 का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है इस डेटा का क्या होगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन बी अगेन थोड़ा दूरी है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में क्या करना है, घबराना नहीं है, आराम से फटाफट से करेंगे। पहले हमें एवरेज निकालना होगा, 5 और 3 8 4 12 और 7 19। कितने वैल्यूज हैं? 4 हैं, तो ये लगभग वैल्यू आ गई मेरे पास 4.75। अब आपको निकालते हैं टाइम, अब देखो आप ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है निकालते टाइम। 4.75 को एग्जैक्टली रखना चाहो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आप इसे अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसे 3/4 लेके करोगे। तो आप देखेंगे जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो डेविएशन कितने का आएगा? 1/4 का आएगा। इसमें डेविएशन 3/4 मतलब 7/4 का आएगा। इसमें डेविएशन 3/4 का आएगा, और इसमें डेविएशन आपका 1/4 डेट इज 9/4 का आएगा। अब आपको यहाँ पे इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, सम करोगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 4 है, और फिर आप इसका क्या कर दोगे? रूट लगा दोगे। यही प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छा, अगर इसमें भी वैसे कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है नहीं, इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मैं पूरा एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि छोटी वैल्यूज है। मैं वरना इसे 4.75 को मैं 5 बना लेता अप्रोक्सीमेट अगर ये वैल्यूज दूर दूर होती, लेकिन ये वैल्यू बहुत नियर अबाउट है तो डेविएशन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर मैं इसे 5 मान के करूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया। आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, इस 4 का भी बाहर आ जाएगा 2, तो 1/8 तो ये कॉमन आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा मेरे पास? इन सबके स्क्वायर का सम। 1 + 49 50, 59 और 81 140 हो जाएगा। ये 140 किसके रूट के आसपास जाता है? आप कहेंगे सर अप्रोक्सीमेटली 144 है, तो 12 से थोड़ा सा कम होगा, 12 से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे 8, और ये 1.5 से थोड़ा सा कम होगा, ये मैं कह सकता हूं आंसर 1.5 से थोड़ा सा कम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक पर्सन ना 3825 रुपीज उधार लेता है और 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% कंपाउंडेड एनुअली, तो हमें बताना है हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा। अच्छा, 4% क्या होता है? आप कहेंगे सर ये 10 मतलब 4% अगर मैं बढ़ाता हूं तो 4% होता है 1/25, मतलब अगर 25 ब्याज पे दिए तो कितने बनेंगे? 26, है ना? तो हम ऐसे ही करते हैं जनरली। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना मैनुअल, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? जो ये 26 है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और हमें हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, और अभी स्टार्टिंग में ही हम इतना पैसा बोरो कर रहे हैं, तो जो भी आंसर होगा मेरा वो 26 के स्क्वायर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, 26 के स्क्वायर का मल्टीपल, है ना? और इसमें भी अगर आप देखें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है तो 26 का स्क्वायर क्या होगा? 13 मिल रहा है। आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर का मल्टीपल 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू आपकी 13 से कटेगी। क्या ये वाली वैल्यू 13 से कट रही है? नहीं कट रही। क्या ये वाली वैल्यू 13 से कट रही है? 2 ये कट रही है। क्या ये वाली वैल्यू 13 से कट रही है? नहीं, ये भी कट रही है। 13 से काटूंगा तो ये क्या आएगा? बन जा 150 आएगा, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में फिर 13 से कटना चाहिए तो नहीं कट रही। क्या ये वाली वैल्यू 13 स्क्वायर से कटेगी? नहीं, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, यही आंसर हो सकता है। ये मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रखी है, उससे कर सकते हैं, वरना बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ध्यान से दीजिए, मान लो आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है x रुपीज की,
मान लो 2 साल की बात चल रही है, आपने सन 2000 में क्या किया, लोन लिया, तो पहली इन्वेस्टमेंट आप कब देंगे, 2001 में देंगे, 1 साल के बाद। दूसरी इंस्टॉलमेंट 2002 में देंगे, और जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे आपका ब्याज खत्म हो जाएगा। आपने पैसे कब उधार लिए थे, सन 2000 में, कितने लिए थे, 3825। अब क्योंकि आपने 2 साल का, अगर मैं फाइनल देखूं, फाइनल वैल्यू को देखूं, तो इस पे कितने का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा 4% के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर 1 साल में होती 26/25, 2 साल की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इतना पे करना है आपको, अगर लास्ट में पे करते सारा का सारा तो इतना करना पड़ता। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट तो एंड में ही दे रहे हैं तो इस पे तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट 1 साल पहले दे दी तो इस पे भी ब्याज लगेगा। कितने टाइम का ब्याज लगेगा, 1 साल पहले दे रहे हैं तो 1 साल का ब्याज लगेगा, ये होगा 26/25। ठीक है, ये सब। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ पे x का मान निकाल रहा हूं तो x तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 26 + 25 दैट इज 51 डिवाइडेड बाय 25, और ये मेरे पास इधर आएगा इसके बराबर। अगर मैं इसे कंप्यूट करता हूं तो क्या 26 का स्क्वायर को ये नहीं काट पाएगा, है ना, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 26 स्क्वायर के मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 साल की बात होती तो आप कहते सर 26 का क्यूब का मल्टीपल होता, 4 साल की बात होती तो 26 की पावर 4 का मल्टीपल होता, मेरी इंस्टॉलमेंट जो वैल्यू है वो। समझ में आई ये वाली चीज या नहीं आई, आई? तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 51 से काटूंगा इसे, एक 25 से एक 25 कट जाएगा, दूसरे 25 से इसे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 1 जा 7 जा और 5 जा, फिर सॉरी 1 गया 155, और फिर 51 से 153, क्या लिख रहा हूं मैं, और 51 से काटूंगा तो 3 जा। तो मेरे पास बेसिकली x क्या बचेगा, ये बचेगा 3 इंटू में 26 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 2028। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, सोल्व करके क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसे बेसिक से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और फंस जाएंगे। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्लस करो, जैसे ये चीज दे रखी है ना, तो 15.6, यहाँ पे एक वैल्यू के बाद 12 है, यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे भी 2 है, तो इससे 2 पे लिखो एटलीस्ट 0.66। ये 21.35 है तो इसे 21.35, और यहाँ पे 32.01 है तो 32.01। अगर आपको थोड़ा एक्सटेंड कराना है तो इसे एक बार और लिख दो, 6635 और यहाँ पे 01, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को सम करना है और उसमें से ये वाली वैल्यू घटानी है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। 6 5 11 में से 1 घटाऊंगा 10, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 10 है यहाँ पे, 6 7 और 3 10, 10 में से 0 घटाऊंगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अब 12 में से 1 घटाऊंगा तो 1, और यहाँ पे 10 में से 0 घटाऊंगा तो 0, 1 इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 16 और 21, 37 में से इसे घटाऊंगा 32 को, तो ये आ गया 5। तो 5.0100 दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसी स्टेप को थोड़ा और आगे कर लेते हैं, 6 6 3 5 0 1, तो आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू फिर 0 ना होके यहाँ 0 0 और यहाँ पे 0 1 आती। तो बेसिकली ये 0 1 जो है ना, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 5.01 के ऊपर 12 आएगा। ठीक, अगला सवाल, एक 12 मीटर की लैडर है जो एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। तो मैंने कहा ये जमीन है, ये लैडर मान लेते हैं, ये 12 मीटर की है, वर्टिकल वॉल है। एंगल बना रही है 60 डिग्री का। कहता है कि हाइट ऑफ द पॉइंट बता दो जहां लैडर टच कर रही है वॉल को। तो ये हाइट हमें बतानी है। हाइट कहां से बताएंगे, जमीन से। 60 डिग्री के केस में आपको पता है साइड्स का रेशियो क्या होता है, ये 1 रेशियो होता है, ये √3 रेशियो होता है, और ये 2 रेशियो होता है ना। तो 2 अगर 16 के बराबर तो 1 6 के बराबर, और 1 6 के बराबर तो √3, 6 √3 के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, अगला सवाल हमें कहता है कि भाई ये 2 इक्वेशंस है, ये एक पॉइंट पे टकरा रही हैं, PAB। तो जहां पे 2 लाइंस टकरा रही होती हैं, वो बेसिकली वही पॉइंट होता है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा POV पॉइंट बन जाएगा। तो हमें वैल्यू बतानी है a² + b² - ab डिवाइडेड बाय a² - b² + ab।
तो पहले तो इन दोनों को सोल्व करके ए और बी का मान निकालना है। सिंपल तरीका क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, 20 भी और यहाँ पे 5 भी। तो पहले से 20 भी बना लेता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, और फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, 44 माइनस 3 41a, 244 प्लस 2 246, और ये 0 के बराबर। ये माइनस 246 होगा, 41 से काटूंगा तो 6 टाइम जा रहा है, तो -6। अगर a -6 आ गया तो ये -18 -20 प्लस का 20 डिवाइडेड बाय -20, बी का मान आ गया -1, यही आएगा। यहाँ पे पुट कर दो, a स्क्वायर 36 प्लस 1 37 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 36 माइनस 1 प्लस 6, तो ये आ गया 31 और ये आ गया मेरे पास 41। 31 आते वैसे भी आप आंसर अगर न्यूमरेटर भी निकाल दिया था अपना आंसर बता सकते थे 4 ऑप्शन में से। एक गाड़ी है जिसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 5 घंटे के अंदर। ड्राइवर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 4 घंटे चलता है। हमें बताना है कि स्पीड क्या होनी चाहिए फाइनल आवर में जिससे कि ट्रिप टाइम पे कंप्लीट हो जाए। आप कहेंगे सर 55 इंटू में 4 220, इतनी दूरी तय कर ली 4 घंटे में। टोटल डिस्टेंस कितना था 300, 300 में से 1 हटाया तो मेरे पास बचा 80 किलोमीटर। ये जाना है हमें, टाइम 4 घंटे हो गए, टोटल 5 घंटे थे, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है। 1 घंटे में तय की गई दूरी तो स्पीड कहलाती है, तो स्पीड क्या होगी 80 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल, पी क्यू आर ट्राइंगल सिमिलर है एक्स वाई जेड के, इनके एरिया का रेशियो दे रखा है। पी क्यू आर की एल्टीट्यूड हमें दे रखी है 10.8, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड एक्स वाई जेड की क्या होगी। हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो, चाहे वो अल्टीट्यूड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे साइड हो, उनका रेशियो का स्क्वायर डायरेक्टली उनके एरिया के स्क्वायर के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के रेशियो के साइड के रेशियो का स्क्वायर एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया का रेशियो ये है 144 डिवाइडेड बाय 64, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी, पी क्यू आर का अल्टीट्यूड है 10.8, दूसरा एल्टीट्यूड मैं मान लेता हूं h है, इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको ये स्क्वायर यहां से हटाना है तो आप यहाँ पे रूट भी लगा सकते हैं, और ये वाली वैल्यू मेरे को 12/8 मिल जाएगी। और आप देखेंगे इससे काटूंगा तो ये 0.9 बन जाएगा, और 0.9 इंटू में 8 7.2 बन जाएगा आपका अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कहता है कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा इसका एरिया बता दो। जब भी कोई भी फिगर हो, सूलेश फॉर्मूला एक हम पढ़ते हैं वो याद रख लेना है, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, या 5 साइड पेंटागन हो, कोई भी साइड हो, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लो कोई भी एक फिगर दे दी, ये पेंटागन बना रहा हूं मैं फिलहाल आप लोगों के लिए जिससे कि आगे के लिए भी याद रहे, या क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में समझ लेते हैं, आगे आप अपने आप पेंटागन वगैरह उनमें भी यूज कर लेना। इसके वर्टिसेस है मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। कुछ नहीं करना आपको, सारी वैल्यूज को सीक्वेंस में लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, है ना। और जहां से स्टार्ट करो तो लास्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर दो x1 y1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें। जो इस साइड वाले हैं उन सबको आपस में ऐड कर लो, जो दूसरी साइड वाले हैं उन्हें आपस में ऐड कर लो, उनका डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जूते के लेसेस ऐसे ही बांधते हैं ना, यही मेथड यूज करना है। कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर एरिया का सवाल आ जाए आपसे, चाहे ट्राइंगल हो, तो उसमें 3 आ जाएगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1 रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर पेंटागन हो तो x5 y5 भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है ये, कोई रटने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया, हो गया काम। लिखना स्टार्ट करूं,
तो मेरे पास है -3 2 5 4 7 -6 -5 -4 और दोबारा से पहले वाला -3 2। पहले इस साइड वाला सारा कर लेते हैं। 3 4 जो 12, नेगेटिव का 30, नेगेटिव का 28, नेगेटिव का 10 हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा, ये वाला 10 28 30 12 और इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसे 1/2 से डिवाइड कर बताइए। दिस इज माय आंसर। अगर आप ध्यान दें तो ये चारों वैल्यूज मुझे सेम ही दिख रही हैं, 12 12 30 30 28 28 और 10 10, ये सारा सेम ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम ऐड करेंगे तो सब 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सारा नेगेटिव में जाएगा तो वो 2 को एलिमिनेट कर देगा। तो बस हम इतने पोर्शन को सम कर दो, वही आंसर आ जाएगा। हमारे पास 40 30 70 और 10 80 सोल्व करेंगे तो आपको 80 मिल जाएगा। यहाँ पे बाई चांस ये चीज हो रही थी, वरना नॉर्मल क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा सोल्व ही करना पड़ता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लर्नड अ लॉट। बहुत कुछ सीखने को मिला हो आपको, क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको पता चल गया होगा, कुछ नई ट्रिक्स भी आपने शायद सीखी होंगी, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आरबी पे ऑफिसर बैच अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस आपको मिलती हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हिंदी, स्टेनो, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है। साथ के साथ इसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो 1 सब्सक्रिप्शन से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन चलती रहती है। टारगेट ग्रुप होते हैं, जिसमें टारगेट्स के माध्यम से कम टाइम में सारी चीजें कवर करा दी जाती हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप ढंग से डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। डाउट ग्रुप भी होता है, जिसमें मैं अवेलेबल रहता हूँ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स इफ यू नीड। अभी CBT2 दीजिए, उसके बाद लेट्स होप यू गेट अ गुड जॉब। और बाकी अगर आपको आगे SSC एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, और अगर आपको लगे कि नहीं मेरे क्लासेस की जरूरत है अपने कंसेप्ट्स को और बेटर करने के लिए, तो देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। और मैथ्स के लिए द्रोणाचार्य बैच है, ऐसे जीके का इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल, सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इफ यू आर लाइकिंग इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू कैन कवर दैट फ्रॉम आवर कोर्सेज। क्लास की PDF अवेलेबल रहती है, जो कम से कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करने में मदद करती है, आपका टाइम बचता है, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अपने एग्जाम के लिए आप निकाल पाते हैं। धन्यवाद, आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।